कई लोगों को प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं होता कि उनका स्टूल हार्ड होता है, उनका स्टूल बड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन स्टिकी होता है। वो फील करते हैं कि उनका पेट भारी है, वो उनका पेट साफ हुआ नहीं है, पर वो जब वॉशरूम जाते हैं तो उनका पेट साफ होता नहीं है। और जब वो डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं तो कहा यह जाता है कि वो आईबीएस की बीमारी से ग्रसित है। दरअसल ये होता क्या है, उनका स्टूल कभी टफ नहीं होता, हार्ड नहीं होता, वो स्टिकी होता है, सॉफ्ट होता है, चिपचिपाहट वाला होता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता, खुलासा नहीं होता, आदमी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता। और ये बीमारी बड़ी कॉमन है, इसलिए उसको रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, तरह तरह की बीमारी होती है, उसका खाना कम हो जाता है, खाने में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसका काम करने में कंसंट्रेशन कम हो जाता है और तमाम तरह की समस्याएं होती है। मेरे ख्याल से उसको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, नींद की भी दिक्कत होती है। मैं चाहूंगा कि इस बीमारी को आप एड्रेस करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये कितनी गंभीर समस्या है और इसको कैसे टैकल किया जाए। आईबीएस जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अंदर कुछ नहीं, आपकी इंटेस्टाइन ओवर सेंसिटिव हो जाती है। ये ओवर सेंसिटिव हो जाती है इनर स्टिमुलाई को और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। कुछ जैसे आप फूड लेते हैं तो उससे स्टिमुलेट हो जाएगी, कोई इंटरनल हार्मोनल है उससे सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये इसके अंदर पेशेंट को पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है, और ये पेन का जो रिलेशन होता है मोशन से होता है। मोशन जैसे हो जाता है ये पेन थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी कभी एग्रेवेट भी हो जाता है, और इसके साथ साथ में जो स्टूल की फॉर्म है, जो कंसिस्टेंसी है, वो भी चेंज हो जाती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और ये सिम्टम्स लगातार 3 महीने से ज़्यादा होते हैं तब इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हमें लेबल करने से पहले से उससे मिलती जुलती जितनी बीमारी होती है उन सबको हम टेस्ट करके हटा देते हैं, तब इस डायग्नोसिस को लेबल करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक तरह का डिस्कम्फर्ट पैदा करता है पेशेंट के अंदर, जो उसका जो रूटीन है, जो उसकी दिनचर्या है, उसको प्रभावित करता है। इसीलिए हम इसके अंदर ये एडवाइस करते हैं कि कुछ मेडिसिन देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं उनको डाइट मॉडिफिकेशन। कुछ ऐसी डाइट हैं कि जैसे ही वो बॉडी में जाती हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद में दे प्रोड्यूस मोर गैस, तो उससे डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं हाई फूड मैप डाइट, हाई फूड मैप डाइट। तो इसके अंदर जैसे मोटा मोटा तौर पे हम बात करें तो जैसे राजमा हो गए, छोले, भिंडी, गोभी, मसूर की दाल, एप्पल, वाटरमेलन, मिल्क प्रोडक्ट, ये जैसे ही आपकी बॉडी से डाइजेस्ट होते हैं दे प्रोड्यूस मोर गैस। तो गैस जैसे इंटेस्टाइन में वहाँ का डिस्टेंशन होगा, पेन तकलीफ होगी, फिर उसको डायरिया होगा, तो ये सिम्टम बढ़ जाए। तो इसके लिए हम बोलते हैं ये चीज़ें थोड़ी सी कम लो, और आप यदि आपको जो भी तकलीफ है, जैसे डायरिया है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, पेन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम इन पेशेंट को बतानी होती है, रीअश्योरेंस। उनको ये बताया जाता है कि ये कोई घातक बीमारी नहीं है, इससे आप बिल्कुल परेशान मत हो सकता है आप दवाई नहीं लें तो कुछ दिन बाद में अपने आप भी ठीक हो जाए, और आप भी थोड़ा सा डाइट मॉडिफाई करो और रिलैक्स रहो। तो नहीं, तो रिलैक्स रहना भी तो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपको पता होगा कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये भी कहते हैं कि आईबीएस होने की वजह से उनको फिस्टुला हो गया, किसी को पाइल्स हो गया, वो जाते हैं उनका स्टूल साफ नहीं होता, या वो जाते भी हैं तो पूरे तरीके से साफ नहीं होता, पेट फुला फुला रहता है, इसलिए ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाते, जहां उनको जाना होता है समय पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो हैप्पी फ्रॉम विद इन फील नहीं करते। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल इस समस्या का समाधान क्या है, और कैसे लोग ये पहचाने कि मैं आईबीएस का शिकार हूं। क्योंकि बहुत लोगों को लूज मोशन नहीं होता है, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन ही होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में इस तरह का होता है कि वो थोड़ा थोड़ा स्टूल होता है पर स्टिकी होता है, और खाने में रिफ्लक्स होने लगता है। अगर वो कुछ खाते हैं तो एसिडिटी होता है, वो उल्टा ढकार आता है जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह की जो समस्या होती है आम लोगों में, उसको कैसे एड्रेस किया जाए? क्या इसका एलोपैथ में इलाज है? क्योंकि कई बार देखिए, जो एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, इसमें एक चीज का बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है? जैसे आपने कहा कि सप्ताह में 3 दिन आपका मोशन हो तो घबराने की बात नहीं है, और आयुर्वेद होम्योपैथ में कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज।
वो कहते हैं कि इंडियन फूड स्टाइल इस तरह का है कि अगर आपका रोज पेट साफ नहीं हो रहा है तो गंभीर समस्या है, क्योंकि हम मसाले ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं। तो हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत ज्ञान इस इधर से पढ़ के उधर से पढ़ करके लेते हैं और बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिरकार हम अपने आप को कैसे संभालें, क्योंकि कई बार लंबे समय तक अगर आपके कोलोन में दिक्कत है तो आजकल कोलोन कैंसर भी होने लगा है, कोलाइटिस भी होने लगा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसको सिंपल कैसे रखा जाए, कैसे इसको ये रखा जाए कि हमारा सुबह का मोशन बिल्कुल समय पर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रेशर ही फील नहीं होता। तो ये कैसे महसूस किया जाए कि हम इसको बिल्कुल समय पर प्रेशर हो, हम समय पर हर काम को कर सकें, ताकि हमारा दिन जो है आनंद से भरा हुआ हो, क्योंकि पेट का रिलेशन दिमाग से है और इन दोनों का रिलेशन हमारी खुशियों से है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बात की, यदि गट इज़ हैप्पी देन यू आर हैप्पी, तो यू हैव टू मेक गट हैप्पी। और आईबीएस जैसे कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ में इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया भी होता है। और आईबीएस क्या, कुछ पेशेंट को क्या होता है कि एक बार दस्त हुए, 10 लग गए, वो ठीक नहीं हुए, लंबे टाइम तक चल गए, तो वहाँ उस इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, वो आगे जाके आईबीएस को जन्म देता है। और जब आप ये कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हो, जो अर्ज एक प्रेशर की बात कर रहे हो कि हमें जाने की, तो हाजत जिसे बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। यदि अर्ज जिसको कम हो रही है, तो अर्ज का मतलब, अर्ज आपको फीलिंग तभी आएगी जब आपका स्टूल रेक्टम में आ जाएगा, क्योंकि रेक्टम उसको सेंस करता है। यदि जिसको अर्ज नहीं हो रही, उसका स्टूल रेक्टम में नहीं आया, मतलब वो आंत में ही ऊपर रुका हुआ है, तो ये तरह का हो गया एक स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। यहाँ जो दवाई देनी पड़ेगी, वो दवाई देनी पड़ेगी स्टूल को आगे लेके आने के लिए। लेकिन जिनको आपको हाजित हो रही है लेकिन वो जा रहे हैं यार अच्छे से नहीं हुआ, तो आपको वहाँ एक देखना पड़ेगा कि रेक्टम में स्टूल आ गया लेकिन वो पूरा निकल नहीं रहा। तो ये हो सकता है डेफिकेटरी डिसऑर्डर, जिसे मैंने पहले बताया पेल्विक डिससिनर्जिया। इसको आपको अपने आप से 4-5 सवाल पूछने हैं। टॉयलेट में कितनी देर तक बैठे रहते हो? आपको 10 से 15 मिनट तो नहीं लगते? आप जहाँ नीचे का रास्ता है वहाँ ब्लॉकेज तो फील नहीं करते? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग तो नहीं करनी पड़ती है? और कभी कभी आपको फिंगर इवैक्यूएशन तो नहीं करना पड़ता है? और जाने के बाद में सेटिस्फेक्शन तो नहीं आता है? यदि ये 4-5 सवाल में भी 2 से 3 सवाल भी पॉजिटिव हैं, तो इस पेल्विक डिससिनर्जिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर उसके लिए आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। यहाँ ट्रीटमेंट लेग्जेटिव नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट इज बायोफीडबैक थेरेपी। तो ये आइडेंटिफाई ये थेरेपी क्या है, जरा ये भी बता दें। इस थेरेपी के अंदर हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपको जो स्फिंक्टर है कि इस टाइम तक आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, उसको रिलैक्स करना है। तो क्या करते हैं, स्ट्रेस में लोग पुश तो करते हैं, उसके साथ साथ स्फिंक्टर को खोलने की जगह वो बंद कर लेते हैं। तो वो यहाँ पुश किया, यहाँ ये बंद हो गया, तो स्टूल पूरा, ये बाद में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हुआ, फिर बंद कर लिया, थोड़ा बहुत फिर अंदर ही रह गया, तो ये रुक जाता है। तो ये इनकोऑर्डिनेशन है, इसे बोलते हैं पेल्विक डिससिनर्जिया। इसके ऊपर हमने रिसर्च भी की गई है, हमारे यहाँ से पेपर भी हमने इसके ऊपर किया है कि जिन जिन कॉन्स्टिपेशन पे उनमें लिया, हमने टेस्ट किया, उनके सिम्टम्स नोट किए, फिर ये देखा गया है कि कितना इसका प्रिवेलेंस काफ़ी हाई है, जो इनको पर्टिकुलर कॉन्स्टिपेशन है और जिनको आईबीएस है। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और क्या होता है कि यदि आपका स्टूल, जो आप बात कर रहे हैं कि पेट में भारीपन, स्टूल आपका लंबे टाइम तक रहता है, बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं, जैसे ही कोलोन में आता है अनडाइजेस्टेड फूड, तो वहाँ के जो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं, तो वहाँ से गैस रिलीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन। तो इससे क्या है कि आपको यू फील ब्लोटिंग। एक तो ब्लोटिंग ये वाली होती है, दूसरी ब्लोटिंग ये होती है कि जब आप खाना खाते हैं, जो स्टोमक का पेसमेकर सेल्स है वो पूरा रिलैक्स नहीं हुआ, आपका फूड तो आ गया लेकिन उसी टाइम वहाँ उसने पूरा रिलैक्स नहीं हो, तो उस वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। तो ब्लोटिंग को आपको समझना होगा, कॉन्स्टिपेशन को आपको समझना होगा, डिस्कम्फर्ट को आपको समझना होगा। उसके हिसाब से एक होलिस्टिक अप्रोच होती है कि ये सिम्टम्स है, ये डायग्नोसिस। पहले रीअश्योर करना है कि यहाँ ये रीअश्योर है कि आपको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे मिलती जुलती बहुत सारी बीमारियां, जैसे हमने ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली वीट एलर्जी जो देखा गया है, वीट एलर्जी के अंदर पेशेंट वीट लेता रहता है, उससे उसको एलर्जी होती है, उसका जो वीट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, दे प्रोड्यूस मोर गैस, डिस्कम्फर्ट होता है, हीमोग्लोबिन लगातार कम होने लगता है, दस्त होने लग जाते हैं, विटामिन की कमी आ जाती है। तो ये भी हमें मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार समझते हैं, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ते हैं और पूरा डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट करते हैं।